Justice Sanjeev Khanna took oath as the 51st Chief Justice of India on Monday, succeeding CJ DY Chandrachud. President Draupadi Murmu administered the oath at Rashtrapati Bhavan today. This news has echoed across the country as Justice Khanna ascended to one of the most powerful positions in India's judiciary. With a mere 6-month tenure as the Chief Justice of India, Justice Khanna's role might be short but promises significant impact, especially on contentious matters like Article 370, the legal complexities of which have divided political and regional landscapes alike. जस्टिस खन्ना का अप्रोच अपने आप में यूनिक है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसके वो पार्ट थे, उसके लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल 370 के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर में ओपिनियंस डिवाइड हो गई हैं और नेशनल लेवल पे भी एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है। While some view his perspective as a balance between federal integrity and constitutional limits, others see it as a missed opportunity to restore Jammu and Kashmir's special status. तो क्या जस्टिस खन्ना का टेन्योर कुछ ऐसे लीगल डिसीजंस और भी ले पाएगा जो इंडिया की जुडिशियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? सभी जानते हैं कि जस्टिस खन्ना की जर्नी काफी इम्पैक्टफुल रही है। एज एन एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट जज, ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू सेवरल लैंडमार्क जजमेंट्स, कुछ बहुत क्रिटिकल केसेस में इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं। केसेस ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर्टिकल 370 एंड इवन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स कंट्रोवर्सी में उनका रोल सेंट्रल रहा है। ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स ने उनकी इमेज को एक बैलेंस्ड और कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड जज के रूप में एस्टैब्लिश किया है। जम्मू और कश्मीर में उनका आर्टिकल 370 पे रूलिंग सबके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। इन अ न्यूआंस्ड वे, जस्टिस खन्ना ने कहा कि आर्टिकल 370 एन एलिमेंट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म था और उसका रिमूवल इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इन हिज व्यू, द प्रोविजन डिड नॉट अमाउंट टू सॉवरेनिटी एंड वाज विद इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टू ऑल्टर। ये व्यू पॉइंट काफी यूनिक है और एक तरह से एस्टैब्लिश पॉलिटिकल नैरेटिव को भी चैलेंज करता है, पर साथ में एक बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर्स को भी प्रमोट करता है। लेकिन ये बैलेंस रखना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज इतने ज्यादा इंटेंस हो। जम्मू और कश्मीर के काफी लोग अब भी आर्टिकल 370 का रिवाइवल चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग ने उनके सेंटिमेंट्स को एक नई डायरेक्शन दी है। लोकल लीडर्स जैसे कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ओपनली आर्टिकल 370 के रिवाइवल को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लाना चाहते हैं। चौधरी और भी कई लेजिस्लेटर्स ने ओपनली कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोग पुराने दिन और ऑटोनॉमी वापस चाहते हैं। चौधरी ने कहा, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फेवर्ड पुराने दिन, ओल्ड डेज, इंस्टेड ऑफ अच्छे दिन, दैट इज गुड डेज। ऑन द अदर हैंड, बीजेपी का स्टांस काफी क्लियर है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। बीजेपी के लीडर्स ने जम्मू में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड किया है, जहां उन्होंने 43 सीट्स में से 29 सीट्स विन की थी। बीजेपी लीडर्स जैसे फॉर्मर आईटी सेल को इंचार्ज अनूप कोतवाल ने आर्टिकल 370 को सेडिशियस बोला है और जम्मू के लीडर्स जो आर्टिकल 370 को सपोर्ट करते हैं उन्हें एक्यूज किया है ये कहते हुए दैट दे आर बिट्रेइंग पैट्रियोटिक पीपल ऑफ जम्मू एंड इंडिया बाय सपोर्टिंग सेडिशियस आर्टिकल 370। ये स्टेटमेंट क्लियर करते हैं कि बीजेपी का स्टांस फर्म है और उनके लिए आर्टिकल 370 का रिवाइवल एक अनएक्सेप्टेबल ऑप्शन है। पर अब सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस इशू के चलते इसमें सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स का भी एक बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। सीनियर कांग्रेस लीडर और प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट लॉयर सलमान खुर्शीद का कहना है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को दोबारा लागू करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उन्होंने एक रीसेंट प्रपोजल की बात की जो जम्मू एंड कश्मीर की करंट असेंबली में आर्टिकल 370 के रिमूवल के खिलाफ आया है। वो वहाँ की सरकार की मजबूरी है। He said, the proposal that has come in the current assembly of Jammu and Kashmir against the removal of article 370 is the compulsion of the government there. He stated कि वहाँ की सरकार ने इस इशू पर लोगों से वोट्स मांगे थे और अब उन्हें पब्लिक को ये जवाब भी देना होगा कि क्या उनकी चुनी गई सरकार उनके बारे में सोच रही है। सलमान खुर्शीद जो देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने आए थे, उन्होंने एक खास गुफ्तगू में कहा है, What is happening in Kashmir at this time is not related to the outside world. Whatever decision is taken in the Kashmir Assembly will not have much impact outside. उनका कहना है कि आर्टिकल 370 पर जो भी होना था वो हो चुका है और ये मुमकिन नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसीजन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड पर बदलेगी। इस मुद्दे पर खुर्शीद ने फर्दर कहा, The people of Kashmir also know this reality, but the government there brought a proposal on this issue in the assembly only to tell the people there that their elected government is concerned about them. जब उनसे पूछा गया कि आर्टिकल 370 के बिना कश्मीर का वजूद क्या है, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के रिमूवल से कश्मीरीज ने कुछ खोया नहीं है। उनके मुताबिक कश्मीरीज हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग ड्यू टू द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370. इट्स इम्पोर्टेंस हैज नॉट बीन डिक्रीज्ड. कश्मीर हैज स्ट्रेटेजिक, कल्चरल एंड जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस. उनका मानना है कि कश्मीर के लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और कोई भी उनकी सोच को दबा नहीं सकता। कश्मीर में जो टेररिज्म है वो आज भी बॉर्डर के उस पार से आता है और इसे रोकने की कोशिश पिछले 50 सालों से चल रही है। खुर्शीद ने फारूक अब्दुल्ला और सजाद लोन जैसे नेताओं के व्यू पॉइंट्स को भी एड्रेस किया जो इस इशू पर अपने कुछ अलग विचार रखते हैं, लेकिन उनका कहना था, द इम्पोर्टेंट थिंग इवन टुडे इज दैट देयर इज अ स्ट्रगल गोइंग ऑन टू स्टॉप दिस.
ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेज पर इंडिया की पोजीशनिंग को लेकर खुर्शीद ने कहा है that I see a shortcoming in India's foreign policy. India's importance is not being brought to the fore. It should be brought to the fore how much India is being heard in countries like Ukraine, Israel, etc. उनके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टांस में कुछ कमी है जिसे वो हाईलाइट नहीं करना चाहती। कांग्रेस की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी उनका एक ओपिनियन सुनने को मिला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पॉलिटिकल डायनामिक्स हर इलेक्शन के साथ बदल रहे हैं। He said, new equations emerge every time. But there has been no mistake in making the strategy. उन्होंने ये भी क्लियर किया कि स्ट्रैटेजी बनाने में कोई गलती नहीं हुई है और कांग्रेस की पोजीशन हर इलेक्शन के साथ इवॉल्व हो रही है। इतने थॉट प्रोवोकिंग व्यू पॉइंट के बाद अगर हम रियलिटी देखें तो सोच पाएंगे कि ये डिवाइड क्यों है और क्यों जम्मू एंड कश्मीर के लोग वापस से आर्टिकल 370 चाहते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी रिवोक की है। ये डिबेट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर तक सीमित नहीं है, ये अब एक नेशनल डिबेट बन चुका है जो पूरे भारत के लिए इम्प्लीकेशंस रखता है। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने कैंपेन के दौरान कांग्रेस पर अटैक किया और उन पे वोट जिहाद प्रमोट करने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है द वीक कांग्रेस एंड द इंडिया अलायंस पास द रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्ट्रैंगल्ड और उन्होंने ऐड किया एवरी इंडियन रिजॉल्व दैट आर्टिकल 370 विल नॉट बी रीइंस्टेटेड। बीजेपी के लीडर्स का ओपिनियन क्लियरली ऑपोजिशन के अगेंस्ट है और आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल यूनिटी का एक एसेंशियल पार्ट मान रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के नंदेड़ में रैली के दौरान आर्टिकल 370 के रिमूवल को एक पॉजिटिव स्टेप बताया और कहा कि इससे डेमोक्रेसी कश्मीर में एस्टैब्लिश हुई है। He said, since Article 370 was removed from Jammu and Kashmir, terrorism has been curbed there. Was the tricolor hosted in Lal Chowk or not? Did people celebrate Diwali in Lal Chowk or not? ये एक्यूजेशंस और डिवाइड दिखाते हैं कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर में सेंटीमेंट्स काफी डिवाइडेड है और ये डिवाइड पॉलिटिकल और रीजनल आइडेंटिटी के इश्यूज के आसपास घूमता है। इतने सेंसिटिव माहौल के बीच में हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस खन्ना के शॉर्ट टेन्योर में उनके व्यू पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव्स इंडिया के जुडिशियल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में काफी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। आर्टिकल 370 के इशू के अलावा भी उनकी अप्रोच और लीडरशिप को समझना जरूरी है क्योंकि वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उनके डिसीजन और रूलिंग्स इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में एक नई लाइन ऑफ थॉट को प्रमोट कर सकते हैं। उनका टेन्योर शॉर्ट है लेकिन उनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा। आर्टिकल 370 पर उनका नुआंस्ड व्यू पॉइंट, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट और जम्मू एंड कश्मीर के सेंटिमेंट्स पर उनका अप्रोच एक बैलेंस और माइंडफुल जुडिशरी का एग्जाम्पल एस्टैब्लिश करता है। उनके साथ जुडिशरी के और भी चैलेंजेस हैं लेकिन उनकी जुडिशियल स्टाइल और प्रिंसिपल्स के साथ वो जरूर एक इम्पैक्टफुल और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। ये देखना अभी बाकी है कि उनका अप्रोच सिर्फ आर्टिकल 370 तक सीमित रहता है या फिर और भी लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज में वो एक प्रोग्रेसिव और बैलेंस पाथ को प्रमोट करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जस्टिस खन्ना's tenure will be watched keenly, not just for the judgments he makes, but for the legacy he leaves behind. Share your views too and keep supporting Law Chakra.